शायद ये भूल रही है कि श्री इंद्रजीत भंडारी की एक बेटी भी है, दामिनी, दामिनी भंडारी। और दामिनी का जिक्र अभी अभी इन्होंने भी किया था। मिलॉर्ड, दादा की जायदाद और जमीन पर जितना अधिकार, जितना हक पोतों का होता है, उतना ही हक पोती का भी होता है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि मेरी काबिल वकील दोस्त एक औरत होते हुए भी इस हकीकत को भूल रही है। मिलॉर्ड, तो आशियाना के 3 नहीं 4 हिस्से होने चाहिए। एक हिस्सा दामिनी भंडारी का भी होना चाहिए। मिलॉर्ड, अदालत आशियाना मामले पर कोई भी फैसला सुनाए उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी कानून घर तोड़ने की इजाजत नहीं देता। इंद्रजीत भंडारी ने जब आशियाना बनाया उस वक्त उनके साथ उनके दोनों बेटे अखिल और अजीत भंडारी भी थे। आशियाना तैयार हो जाने के बाद उनके वही दोनों बेटे अपना हिस्सा लेकर अलग होना चाहते। अब कोई भी अदालत इस बात की इजाजत नहीं देती कि हंसता खेलता एक परिवार बिखर जाए, सब एक दूसरे से अलग हो जाए। और मिलॉर्ड, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी काबिल वकील दोस्त ने अदालत से जो दरख्वास्त की है उसके पीछे कई स्वार्थी तत्व छुपे हुए हैं। और उन्हीं स्वार्थी तत्वों को अदालत के सामने लाने के लिए सबसे पहले मैं अखिल भंडारी की पत्नी तृष्णा भंडारी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत दी जाती है। तृष्णा भंडारी गवाही के लिए सामने आए। थैंक यू। कृष्णा जी, सबसे पहले आप अदालत को यह बताइए कि आपके पिताजी करते क्या थे? जानता हूं आप इस बात का जवाब नहीं देंगी, मैं ही बता देता हूं कि तृष्णा जी के पिताजी एक कंपनी में मामूली क्लर्क थे और उनकी तनख्वाह प्रतिमाह महज 10,000 रुपए थी। मैं ठीक कह रहा हूं ना? जी। ये 3 बहनें, और जब तृष्णा जी की शादी हुई उस वक्त उनके पिताजी के पास सिर्फ 75,000 रुपए थे। क्योंकि तृष्णा और अखिल एक दूसरे से प्यार करते थे, श्री इंद्रजीत भंडारी ने शादी के लिए हां कर दी और बिना कोई लेन देन ये शादी हो गई। और जब तृष्णा भंडारी परिवार में बहू बनकर आई तो इनके पास सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े थे और आज इनके पास 3 लाख की ज्वेलरी है और हर महीने ये अपने पिता को 25,000 रुपए भिजवाती है। ये बताएंगी कि आपके पास ये पैसे आते कहां से हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इन बातों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये सब बताया क्यों जा रहा है? ताल्लुक है मिलोड, ताल्लुक है, और इसीलिए मैंने तृष्णा जी को यहाँ सवाल पूछने के लिए बुलाया है। मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। आपको जो सवाल पूछना है तृष्णा से आप पूछ सकते हैं। अदालत इस मामले को गहराई से जानना चाहती है। थैंक यू मिलोड।
हाँ तो तृष्णा जी, आपने बताया नहीं कि आपके पास ये पैसे आते कहां से हैं। ये सब झूठ है। सच और झूठ तो अदालत में साबित हो ही जाएगा, पर अब मैं अदालत को तृष्णा भंडारी का बैंक स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा। मिलॉर्ड, ये बैंक स्टेटमेंट में साफ नजर आ रहा है कि तृष्णा भंडारी के अकाउंट से हर महीने 25,000 रुपए इनके पिता के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। और तृष्णा जी का अपना महीने का निजी खर्च, पर्सनल एक्सपेंस 25,000 रुपए है। पता नहीं इतने सारे रुपए इनके पास आते कहां से हैं। अब जब तक मेरी जानकारी है कि आय का तो कोई जरिया है नहीं। न तो वो नौकरी करती है, न कोई कारोबार। हाँ, इनकी आय का एक जरिया है फिर इंद्रजीत भंडारी की कपड़ों की फैक्ट्री। और हाँ, इनके पति अखिल भंडारी भी 50,000 रुपए प्रति माह नहीं कमाते। 1,000 रुपए प्रति माह नहीं कमाते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारा रुपया बिल्डर देवराज चौहान दे रहा है। ये झूठ है योर ऑनर। अगर ये झूठ है तो अदालत को आप ये बताइए कि आपके पति आपको हर महीने कितने रुपए देते हैं। 60,000। 60,000। चलिए, अगर ये मान भी लिया जाए तो तृष्णा जी, आपके अकाउंट में जो 9 लाख रुपए पड़े हैं वो आए कहां से? जी जी अब ये जी जी तो कोई जवाब नहीं हुआ ना, और मैं जानता हूं कि आप इस सवाल का जवाब देंगी भी। मैं ही अदालत को बता देता हूं कि ये सारे पैसे बिल्डर देवराज चौहान दे रहा है। और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि देवराज ने आशियाना के बिल्कुल बरोबर एक प्लॉट खरीदा है जहां वो मॉल बनाना चाहता है। और अब वो प्लॉट मॉल बनाने के लिए छोटा पड़ रहा है, और इसलिए देवराज ये चाहता है कि आशियाना टूट जाए और वो प्लॉट को भी वो अपने प्लॉट से मिलाकर वहां एक अच्छा सा बड़ा सा मॉल बना ले। और आशियाना को तोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ देवराज अकेले से मुमकिन नहीं हो रहा है, और इसीलिए उसने तृष्णा को खरीदा है। ताकि तृष्णा अपने परिवार को तोड़े और देवराज चौहान का काम आसान हो जाए। देवराज अंकल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें सिर्फ इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो मेरे ससुर जी के दोस्त हैं, बस। भाई, देवराज चौहान से आपका क्या लेना देना है ये अभी मैं साबित कर देता हूं अदालत में। मिलॉर्ड, ये तृष्णा भंडारी का मोबाइल बिल है, और जहां लाल निशान किए गए हैं वो नंबर है देवराज चौहान का। और देवराज चौहान से तृष्णा जी दिन में 1-2 बार नहीं, कई बार बात करती है, और वो भी लंबे अरसे तक।
और इन्होंने अपने पिताजी के साथ एक बार भी बात नहीं की, तो फिर देवराज चौहान के साथ इतनी बार बात क्यों? आखिर क्यों? मिलॉर्ड, अगर कृष्णा देवराज चौहान से बात करती है तो इससे ये साबित नहीं हो जाता कि 9 लाख रुपए देवराज चौहान ने दिए? वो उनसे बड़े हैं तो ये उनसे सुख दुख की बात कर सकती है। सुख दुख की बात, और वो भी एक ऐसे आदमी के साथ जिनके बारे में इन्होंने अभी अभी बताया कि वो महज उनके ससुर के दोस्त हैं। ठीक है, सच और झूठ तो साबित हो ही जाएगा। आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, अब मैं अखिल भंडारी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। अखिल जी, ये बताइए कि जब आपके पिता इंद्रजीत भंडारी ने आशियाना बनाया तब आप उनके साथ थे, हाँ या ना? जी हाँ। और उस वक्त आपने अपने पिता को वचन दिया था कि आप आशियाना को न टूटने देंगे न बिकने देंगे। और उस वक्त आपने अपने पिता को वचन दिया था कि आप आशियाना को न टूटने देंगे न बिकने देंगे। फिर ये अचानक आशियाना को बेचने का फैसला आपने कैसे किया? देखिए, हमारा कारोबार घाटे में चला, आय का और कोई साधन भी नहीं था, और हमारा कारखाना भी बंद होने वाला था। मैं जानता हूं और ये भी जानता हूं कि आपके कारखाने का कोई एक मामूली वर्कर जो 10-12 कारखानों का मालिक बन गया और उसकी तरक्की देखकर आपके सर पर भी तरक्की का भूत सवार हो गया। और आपने तय कर लिया कि आप आशियाना बेचकर उसी वर्कर की तरह 10-15 कारखाने खड़े कर देंगे और आपका और अपने बच्चे का भविष्य बनाएंगे। अखिल जी, जहां तक मैं जानता हूं तब तक आपकी शादी के बाद यानी कि 4-5 साल पहले से कारखाने की सारी जिम्मेदारी आपने संभाल ली है और पैसों का हिसाब किताब भी आप ही देखते हैं। जी हाँ, पिछले 4-5 सालों से पापा ने सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंपी हुई है। हाँ, पर आपके पिताजी ने आपके खर्चे के लिए कोई रकम तो तय की होगी ना? मेरे लिए 10,000 रुपए और अजीत के लिए 5,000। और आपकी पत्नी तृष्णा को? तृष्णा के लिए 8,000। 8,000 रुपए। तो फिर तृष्णा जी के अकाउंट में हर महीने जो 50,000 रुपए डिपॉजिट होते हैं वो कहां से आते हैं? वो पैसे आप ही देते होंगे ना उन्हें? और अगर ये पैसे आप उन्हें देते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने वो पैसे अपने कारखाने में इन्वेस्ट किए होते या फिर अपने बच्चे के भविष्य के लिए कोई पॉलिसी खरीदी होती तो कारखाने में आपकी तरक्की होती और आपके बच्चे का भविष्य चमकता। पर आपने इस रुपयों का गलत इस्तेमाल किया और आपको आपकी तरक्की के लिए आशियाना ही नजर आया। अखिल जी, आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, अब मैं इंद्रजीत भंडारी के छोटे बेटे अजीत भंडारी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है।
मिलॉर्ड, यह है अजीत भंडारी, श्री इंद्रजीत भंडारी के छोटे बेटे। इन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी है और फिलहाल अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। और हां, सबसे महत्व की बात यह है कि बिल्डर देवराज चौहान की बेटी मिस दिव्या से इनको मोहब्बत है। और इस वक्त दिव्या गर्भवती है। और देवराज चौहान ने अजीत के सामने एक शर्त रखी है दिव्या के साथ शादी करने के लिए कि अगर अजीत अपने बड़े भाई अखिल के साथ मिलकर आशियाना बिकवाने में उनकी मदद करे तब जाकर यह शादी मुमकिन होगी, वरना दिव्या के पेट में जो बच्चा पल रहा है उनका वो अबॉर्शन करा देगा। दिव्या के पेट में जो बच्चा पल रहा है उनका वो अबॉर्शन करा देगा। और इसीलिए अजीत अपने बड़े भाई अखिल के साथ मिलकर आशियाना बिकवाने पर मजबूर है। ये झूठ है। भाई आप तो यही कहेंगे ना अजीत साहब की झूठ है, पर अदालत के सामने क्या झूठ है क्या सच है ये सब साबित हो जाएगा। मिलॉर्ड, कुल मिलाकर मामला यह है कि अखिल और अजीत भंडारी अपनी तरक्की से ज्यादा देवराज चौहान के दबाव में आकर आशियाना बेचने पर मजबूर है। और इस वक्त आशियाना के मालिक श्री इंद्रजीत भंडारी और उनकी धर्मपत्नी 3 महीने के लिए 4 धाम यात्रा पर गए। ये कितनी अजीब बात है योर ऑनर। घर इस मुश्किल दौर से गुजर रहा है और घर के मालिक 3 महीनों के लिए 4 धाम की यात्रा पर निकल चुके हैं। आखिर क्यों योर ऑनर, क्यों? अब मेरे काबिल वकील साहब अदालत से ये भी गुजारिश करेंगे कि चूंकि घर के मालिक यहाँ है नहीं तो ये केस 3-4 महीने के लिए टाल दिया जाए। क्योंकि घर की सारी पावर तो उन्हीं के हाथ में है। नहीं मिलॉर्ड, मैं ऐसी कोई दरख्वास्त अदालत से नहीं करूंगा। क्योंकि आशियाना के मालिक श्री इंद्रजीत भंडारी को अपनी बेटी दामिनी भंडारी पर पूरा भरोसा है और इसलिए जाने से पहले वो दामिनी भंडारी के नाम पावर ऑफ अटर्नी देकर गए।